नमस्कार, मैं डॉक्टर मलखान सिंह आज की इस इकाई में प्रेमाश्रम का औपन्यासिक शिल्प बताऊंगा आपको। मुझे विश्वास है कि शिल्प और संरचना समझने में आपको मदद मिलेगी। आज के इस व्याख्यान में इस व्याख्यान की रूपरेखा इस प्रकार से है। पहले हम आपको उद्देश्य बताएंगे, प्रस्तावना, शैली, भाषा, संवाद और इसके बाद सारांश बताएंगे और इसमें पीपीटी में संदर्भ सूची भी आपको प्रदर्शित की जाएगी। तो मित्रों, इस इकाई के अंतर्गत हम प्रेमाश्रम उपन्यास के संरचना शिल्प का अध्ययन करेंगे। औपन्यासिक संरचना के अंतर्गत शैली, भाषा एवं संवाद का प्रयोग किस तरह से हुआ है, इसका अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद से पूर्व उपन्यास जीवन के सामाजिक यथार्थ से दूर थे। उपदेशात्मकता एवं कृत्रिमता की भरमार होती थी। प्रेमचंद ने उपन्यास के शिल्प को इनसे मुक्ति दिलाई। उन्होंने जीवन के यथार्थ को कथा का आधार बनाया, मानव जीवन के वास्तविक क्रियाकलापों को कथा में स्थान दिया, घटनाओं को कार्य कारण संबंध के आधार पर नियोजित किया, पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण करके उन्हें सजीव बनाया, पात्रों के कार्य और परिस्थिति में संबंध स्थापित किया। समग्र रूप से उन्होंने औपन्यासिक शिल्प को यथार्थवादी और व्यवहारिक रूप प्रदान किया, जीवन को उसके यथार्थ परिवेश में व्यक्त किया और कथानक के उपकरण दैनिक जीवन से एकत्र किए, घटना में कार्य कारण संबंध स्थापित किया और पात्रों के चरित्र सृष्टि में मनोविज्ञान का प्रवेश कराया, पात्र और परिस्थिति में गहरा संबंध स्थापित किया। संवाद दैनिक जीवन के वार्तालाप से लिए गए, बिल्कुल वार्तालाप की तरह बनाए गए। और अब अगर मैं आपसे बात करूं कि उन्होंने अपने औपन्यासिक संरचना में किस तरह की शैली का प्रयोग किया, तो आप सब जानते हैं कि शैलियां कई प्रकार की होती हैं। उनमें से प्रमुख शैलियां हैं वर्णनात्मक शैली, अलंकारिक शैली, रेखाचित्र शैली, चित्रात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, नाटकीय शैली। प्रेमचंद अपने कथा संरचना में सभी प्रकार की शैलियों का प्रयोग करते हैं, परंतु मुख्य रूप से वे वर्णनात्मक शैली और अलंकारिक शैली का प्रयोग करते हैं। चित्रात्मकता का भी बहुत प्रयोग किया है उन्होंने, बहुत सुंदर प्रयोग किया है। वर्णनात्मक शैली द्वारा कथा को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन जब किसी परिवेश का वर्णन शब्द चित्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे चित्रात्मक शैली कहते हैं। इसे प्रेमाश्रम के एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। प्लेग की महामारी, गांव खाली पड़ा था, लोग बागों में झोपड़ियां डाले हुए थे। इस छोटी सी बस्ती में खूब चहल पहल थी। उन दारुण दुखों का चिन्ह कहीं न दिखाई देता था जिनसे लोगों के हृदय विदीर्ण हो गए। छप्परों के सामने मऊहे सुखाए जा रहे थे। चक्कियों की गरज, छाछ की तड़प, ओखली और मूसल की धमक उस जीवन संग्राम की सूचना दे रही थी जो प्लेग के भीषण हत्याकांड की भी परवाह न करता था। लड़के आमों पर ढेले चला रहे थे, कोई स्त्री बर्तन मांजती थी, कोई उपले पाथती थी, कोई पड़ोसी के घर से आग लिए जाती थी, कोई आदमी निठल्ला बैठा नजर न आता था। इस वर्णन द्वारा प्लेग महामारी के कारण गांव से बाहर बसे लोगों के जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार एक उदाहरण द्वारा आप व्यंग्य शैली को भी समझ सकते हैं। जैसे इसी उपन्यास में रिश्वत के बारे में एक व्यंग्य किया गया है। उसे इस तरह से है कि रिश्वत को लोग नाहक बदनाम करते हैं। इस वक्त मैं इससे रुपए न लेता तो इसकी न जाने क्या हालत होती। मालूम नहीं कहाँ कहाँ दौड़ता और क्या क्या करता। रुपए देकर इसके सिर का बोझ हल्का हो गया और दिल पर से बोझ उतर गया। तो देखिए, इसमें आपको लगता है कि अगर इसको ऊपरी तौर से देखें तो ये लगता है कि रिश्वत को महिमा मंडित किया जा रहा है, पर इसमें जो कहा जा रहा है उसके भीतर जो व्यंजित हो रहा है वह रिश्वत के विरुद्ध एक गहरा व्यंग यहाँ दिखाई देता है।
तो ये प्रेमचंद की शैली थी कि वे कभी वर्णनात्मक शैली द्वारा, कभी चित्रात्मक शैली द्वारा, कभी व्यंग्यात्मक शैली द्वारा अपनी कथा को रोचक बनाते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं, उसे गतिशील बनाते हैं, उसे सजीव बनाते हैं। इस प्रकार एक उदाहरण अगर मैं आपको और दूं, चितवन की भाषा, देखने की भाषा, दृष्टि, उसे किस तरह से प्रेमचंद ने अपनी कथा में प्रयोग किया है। देखिए वो लिखते हैं कि ज्ञान शंकर ने गायत्री को भेद दृष्टि से देखा। अब ये भेद दृष्टि से देखना, देखना भी कई प्रकार का होता, पर भेद दृष्टि से देखना, चोर दृष्टि से देखना, ये बिल्कुल देशज और लोक की भाषा का प्रयोग था और बिल्कुल किसी के भाव को, किसी के मनोविज्ञान को की परख यहाँ समझी जा सकती है। किस तरह से वो एक पात्र के मनोभाव को ताड़ लेते थे, समझ लेते थे और उसे शब्दों में ढाल देते थे। एक और उदाहरण देखें कि उसने ज्ञान शंकर के मुंह की तरफ उड़ती हुई निगाह से देखा। अब ये उड़ती हुई निगाह, कभी भेद दृष्टि से देखा, कभी उड़ती हुई निगाह से देखा। तो ये जो किसी पात्र के रूप रंग का, उसके भाव भंगिमा का जो रेखा चित्र सामने आता है, उसका जो विवरण सामने आता है, ये कथा को बेहद रोचक बनाता है, विश्वसनीय बनाता है, प्रामाणिक बनाता है, सजीव बनाता है। इसी तरह अनेक उदाहरण मिलते हैं जो प्रेमचंद की कला कुशलता का प्रमाण है। कथा को रोचक, सरस, प्रवाहमय, सजीव और संप्रेष बनाने के लिए जहाँ जैसी शैली की जरूरत होती है वहाँ वैसी ही शैली अपनाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेमचंद अपने कथा संरचना में अनेक शैलियों का प्रयोग करते हैं। हम इसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं। हमने पहले आपको शैली के बारे में बताया, अब हम दूसरे महत्वपूर्ण उपकरण भाषा के बारे में बताएंगे और इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण है उपकरण संवाद। कथा में संवाद किस तरह से आते हैं। तो प्रेमचंद अपने कथा में किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। वह भाषा पात्र के अनुसार है, वह भाषा वातावरण के अनुसार है, वह भाषा माने कथा के अनुसार है, अपने युग के अनुसार है और भाव भंगिमा के अनुसार है। तो देखेंगे कि उपन्यासकार अपने भावों को भाषा के द्वारा प्रकट करता है। भाषा को स्वाभाविक, सहज, सरल होना चाहिए। इसके लिए लेखक मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करता है। साथ ही सहज, स्वाभाविक अलंकारों के प्रयोग से भी वह भाषा को सशक्त, सप्राण, रम्य और सुंदर बनाता है। प्रेमाश्रम उपन्यास में प्रयुक्त भाषा को 2 दृष्टियों से देखा जा सकता है। एक, कथा वर्णन के लिए प्रयुक्त भाषा और दूसरी संवाद के लिए। कथा वर्णन के लिए प्रयुक्त भाषा की बात अगर हम करें तो इसको एक उदाहरण से हम समझेंगे। मनोहर के पांव तले से जमीन निकल गई, बिलासी सन्नाटे में आ गई, बलराज के भी होश उड़ गए, गरीबों ने समझा था बला टल गई। सब अपने काम धंधे में लगे हुए थे। इस समाचार ने आंधी के झोंके की तरह आकर नौका को डांवाडोल कर दिया। किसी के मुंह से आवाज ना निकली। तो ये किसी के मुंह से आवाज ना निकलना, नौका को डांवाडोल कर देना, आंधी के झोंके की तरह समाचार का आना, ये चीज प्रयोग है। मुहावरा का प्रयोग, लोकोक्तियों का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग, देशज भाषा का प्रयोग, ये उद्धरण से, इस उद्धरण से आप समझ सकते हैं कि प्रेमचंद अपनी कथा की भाषा को कितना सरल, कितना बोलचाल के निकट बनाते हैं और यही कारण है कि उनकी कथा बेहद रोचक बन जाती है। आप ऐसा अनुभव करेंगे इस उद्धरण से कि कोई आपके सामने बैठा कथा कह रहा हो और आप सुन रहे हो। एक अगर वर्णन मैं आपको दिखाऊं, किस तरह से एक बीमार व्यक्ति का वो रेखा चित्र खींचते हैं, उसका रूप वर्णन करते हैं, उसका वाह वर्णन करते हैं।
दयाशंकर जब बीमार था तो उससे संबंधित वर्णन कथाकार किस तरह करता है, आप इस उदाहरण में देखिए। दयाशंकर चारपाई पर पड़े थे, चेहरा पीला हो गया था और शरीर सूख कर कांटा हो गया था, मानो किसी हरे भरे खेत को टिड्डियों ने चर लिया हो। मानो किसी हरे भरे खेत को टिड्डियों ने चर लिया हो। यह सुंदर अलंकारिक प्रयोग, शरीर का सूख कर कांटा हो जाना, यह मुहावरों का प्रयोग, चेहरे का रंग पीला हो जाना, यह रूप रंग का प्रयोग, एक ही लाइन में इतने सारे प्रयोग, ये प्रयोग, भाषा के इतने प्रयोग, कथाकार किस तरह इन प्रयोगों के द्वारा अपनी रचना को रोचक बनाता है, अपनी कथा भाषा को प्रभावशाली बनाता है। अब जो हमने बताया कि एक ये तो विवरण की भाषा हो गई, लेकिन अगर हम बात करें कि संवादों के लिए प्रयुक्त भाषा दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है, तो प्रेमचंद ने अपने लेखन के लिए संप्रेषणीय, सरल, रोचक, चित्रात्मक, प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। अगर हम इसे मनोदशा के एक चित्रण के रूप में आपको समझाएं कि किस तरह से लेखक अपने पात्र की मनोदशाओं का चित्रण करता है, उन्हें पकड़ लेता है, उन सूक्ष्म दशाओं को शब्दों में ढाल देता है, तो आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। प्रेमचंद्र ने प्रेमाश्रम में मानव मन की सूक्ष्म भावनाओं का उद्घाटन किया है। उनके अनुसार मनोभावों के विभिन्न रूप और भिन्न भिन्न दशाओं में उनका विकास उपन्यास के मुख्य विषय हैं। और मैं जैसा आपको कहा कि मैं अगर आपको इस बात को एक उदाहरण द्वारा समझाऊं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लेखक अपने पात्रों की मनोदशाओं को चित्रित करता है, उन्हें पकड़ता है। ज्ञान शंकर के हृदय पर बिजली सी गिर गई, समझ गए कि यहाँ से विदा होने के दिन निकट आ गए। नैराश्य का रंग और भी गहरा हो गया। शंका ने ऐसा उग्र रूप धारण किया कि डाकिये की सूरत देखते ही उनकी छाती धड़ धड़ करने लगी। किसी बग्घी या मोटर की आवाज सुनकर सिर में चक्कर आ जाता था, कहीं गायत्री न हो। इन पंक्तियों में ज्ञान शंकर के मन में उठने वाले भावों को लेखक ने कुशलता से प्रस्तुत किया है। ज्ञान शंकर उन परिस्थिति में क्या सोच सकता है, इसका अंदाजा लेखक लगा लेता है। इस प्रकार मानव मन की भावनाओं को पकड़ लेना और चरित्रों में ढाल देना प्रेमचंद की रचनात्मक विशेषता है, बड़ी विशेषता है। वो अपनी भाषा को पात्रानुकूल और परिस्थिति के अनुकूल गढ़ते हैं, बनाते हैं, ढालते हैं। इसलिए उनकी भाषा गढ़ी हुई बनावटी कृत्रिम भाषा नहीं है, बल्कि आम जनमानस के बीच से ली हुई भाषा है। इसे आप किस तरह से वो अपनी भाषा को पात्रानुकूल बनाते हैं, आप सब जानते हैं कि प्रेमाश्रम में जो उसका नायक है वो बलराज है, जो हर तरह के अन्याय, हर तरह की विसंगति, हर तरह के उत्पीड़न का विरोध करता है, शोषण का विरोध करता है। तो उस उत्साही नायक, उस तेजस्वी नायक की भाषा कैसी होनी चाहिए, आप उसके डायलॉग से, उसके संवाद से समझ सकते हैं। बलराज कहता है कि अपने पसीने की रोटी खाऊंगा और अकड़ कर चलूंगा, अगर कोई आंख दिखाएगा तो उसकी आंख निकाल लूंगा। यह पात्र के व्यक्तित्व के अनुकूल संवाद था। इसी तरह एक पात्र है सुक्खू चौधरी। वह पात्र कैसा है? वह पात्र जमींदार के निकट का पात्र है। वह जमींदारों को खुश करने वाला पात्र है और जमींदारों को खुश करके अपना लाभ कमाने वाला पात्र है। तो उसकी भाषा किस तरह की है? उस पात्र के व्यक्तित्व के अनुकूल है। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सुक्खू चौधरी कहता है, हमारा सिर जमींदारों के पैरों तले रहता है, ऐसे देवता को राजी रखने में ही अपनी भलाई है। अब किस तरह से वह जमींदारों के पक्ष में बोलता है, किस तरह से उसकी भाषा में एक प्रकार से चापलूसी है, डर है, भय है। पर वहीं आपने बलराज को देखा, किस तरह से उसकी भाषा में एक स्वाभिमान है, किस तरह उसकी भाषा में एक साहस है, किस तरह उसकी भाषा में एक प्रतिकार है। तो यह आपने दो संवादों के माध्यम से आपने
देख लिया कि किस तरह से प्रेमचंद अपने कथा की भाषा को अपने पात्रों के अनुसार गढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं आगे तो कई उदाहरण हैं, लेकिन मैं जैसे एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई ग्रामीण पात्र है, अनपढ़ पात्र है, या एकदम ग्रामीण परिवेश का पात्र है, तो उसकी भाषा कैसी होगी? उसकी भाषा ग्रामीण लहजे की होगी, लोक का पुट लिए होगी, लोक भाषा की होगी। तो आप देखेंगे कि एक ग्रामीण पात्र है बिंदा, वो जमींदार के करिंदा के साथ रहता है। तो उस बिंदा की भाषा क्या है? देखिए, वो एक जगह बोलता है, वो कहता है कि हमार जी तो आस ऊब गवा है कि मन करत है कि छोड़ छाड़ के घर चला जाए। तो ये जो पूर्वी भाषा का, अवधी का, बनारस के आसपास की भाषा का ये जो प्रयोग यहाँ पर देखने को मिला, यह उस पात्र के व्यक्तित्व के अनुकूल है। और यही कारण है कि भाषा पात्रों को विश्वसनीय और प्रामाणिक बनाती है। इसलिए भाषा के प्रयोग के प्रति प्रेमचंद सदैव सजग रहे हैं। और यही कारण है कि प्रेमचंद का जो कथा साहित्य है बहुत रोचक बन पड़ा है। आगे हम बात करेंगे, अगर बात करें तो एक जिक्र आपसे और करना चाहूँगा, किस तरह से प्रेमचंद अपनी कथा में सूक्ति वाक्यों का प्रयोग करते हैं। आप सोचते होंगे कि ये सूक्ति वाक्य क्या हैं या इनकी क्या ज़रूरत है। यह भी एक कथा को किस तरह से अर्थ गंभीरता प्रदान करते हैं। हर तरह के प्रयोग करने होते हैं जिससे, लेकिन यह प्रयोग मनमाने नहीं होते हैं, बल्कि इनमें एक समन्वय होता है, एक संतुलन होता है, तब कथा बेहद रोचक बन पड़ती है। आप देखेंगे कि प्रेमचंद अपनी कथाओं में किस तरह से सूक्ति वाक्यों का प्रयोग करते हैं। सूक्ति ऐसे स्तोत्र वाक्य होते हैं जिनमें कुछ अधिक अर्थ निहित होता है। व्याख्या करने पर उस अर्थ का विस्तार किया जा सकता है। प्रेमचंद ने जगह जगह पर सूक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अर्थ गंभीर बनाया है। जैसे, लेकिन आपको न्यायोचित समर्थन करने के लिए कुछ नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सन्मार्ग फूलों की सेज नहीं है। अब इसकी जो अंतिम लाइन है, सन्मार्ग फूलों की सेज नहीं है, इसकी बड़ी व्याख्या की जा सकती है। यानी सही रास्ते में चलना उतना सरल नहीं होता है, उसके सामने बहुत चुनौतियां होती हैं और हर व्यक्ति का जीवन इन चुनौतियों की ही कहानी है, इन चुनौतियों से संघर्ष की कहानी है। इसी तरह एक जगह विद्या बोलती है, विद्या का संवाद है, उसका कथन है कि पुरुषार्थी लोग दूसरों की संपत्ति पर मुंह नहीं फैलाते, अपने बाहुबल का भरोसा रखते हैं। तो ये जो दूसरे की संपत्ति का लालच न करने और अपने बाहुबल पर भरोसा रखना, इस तरह की ये जो सूक्तियां हैं, ये उनकी कथा को अर्थ गंभीरता प्रदान करती हैं। अब मैं जो आपसे बताना चाहूँगा कि अपनी भाषा को उन्होंने रोचक कैसे बनाया। इसके लिए उन्होंने अलग अलग जगहों से अनेकों शब्दों का संकलन किया या उनका प्रयोग किया, उनको ग्रहण किया। प्रेमचंद के लेखन में हिंदी के तत्सम, तद्भव, देशज, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के सरल, बोधगम्य और प्रवाहमय शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे अपने भाषा में वो देखिए, वस्त्रों के लिए मिर्जई, रंग के लिए गेरू, चार जामे, अचकन, कानाफूसी, कानी हौद, चरावर, रियाया, खुदगर्जी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जो कि आम जीवन के शब्द हैं। इल्जाम, ढकोसला, हथखंडे, खैरख्वाही, तस्कीन, अरबी फारसी के, उर्दू के बहुत सारे शब्द मिलेंगे। आप देशज शब्दों में डोल, बाल्टी के लिए डोल, और आप नए शब्द उष्णता मापक यंत्र, थर्मामीटर के लिए ये शब्द प्रयोग किया। तो इस तरह नए शब्द भी आप देखेंगे। मुहावरों का तो इतना सटीक प्रयोग किया है। अपने कथा के अर्थ को सटीक
और बेहद गंभीर बनाने के लिए, बेहद रोचक बनाने के लिए वो मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे कि भाषा को जीवंत एवं बोधगम्य बनाने के लिए मुहावरों का भरपूर प्रयोग करते हैं और ढेरों मुहावरे प्रयोग करते हैं। मैं आपको एक दो उदाहरण द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दूं। आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि आँख से देखकर मक्खी क्यों निगलें, कांटों में घसीटना, गुड़ खाया है तो कान छिदाने ही पड़ेंगे, दाल न गलना, किले बांधना, मुलम्मे की अंगूठी ताव खा चुकी थी, नशा हिरन होना, ढिंढोरा पीटना आदि न मालूम कितने मुहावरों का, लोकोक्तियों का उन्होंने प्रयोग किया है। अब हम अपने इस व्याख्यान के तीसरे चरण में संवाद की बात करेंगे। पात्रों के परस्पर वार्तालाप को संवाद कहते हैं। उपन्यास संरचना का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है इसके उपयोग से कथा आगे बढ़ती है। इससे उपन्यास में स्वाभाविकता, रोचकता और नाटकीयता आती है। संवाद के बारे में प्रेमचंद का कथन है कि उपन्यास में वार्तालाप जितना अधिक हो और लेखक की कलम से जितना ही कम लिखा जाए उतना ही उपन्यास सुंदर होगा। वार्तालाप स्वाभाविक, परिस्थितियों के अनुकूल, सरल और सूक्ष्म होना चाहिए। यह प्रेमचंद का कथन था और अपने इस कथन के माध्यम से उन्होंने संवादों की जो विशेषता है, संवादों का जो महत्व है, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उपन्यास के संवाद किस उद्देश्य से लिखे जाते हैं, पहले इसे जानें। मुख्य रूप से 4 उद्देश्य होते हैं। पहला, कथानक के विकास के लिए, यानी संवादों के द्वारा हमारी कथा आगे बढ़ती है। दूसरा, पात्रों के चरित्र चित्रण के लिए, संवादों के द्वारा हम पात्रों के व्यक्तित्व से, उनके स्वभाव से, उनकी विशेषताओं से परिचित हो सकते हैं। इसलिए पात्रों के चरित्र चित्रण में संवाद सर्वाधिक सहायक होते हैं। उपन्यासकार के उद्देश्य का स्पष्टीकरण के लिए, उपन्यासकार का क्या उद्देश्य है, वह यह रचना क्यों रच रहा है, इस उद्देश्य की पूर्ति में भी संवाद सहायक होते हैं। आप संवादों में जब सूक्ति वाक्य आते हैं तो उसी गंभीर अर्थ की ओर इशारा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयोग है संवादों का, कथा में नाटकीयता लाने के लिए। इस प्रकार संवाद के प्रमुख गुण अनुकूलता, सरलता, संक्षिप्तता, सुसंबद्धता, मार्मिकता, पात्रानुकूलता, सौदेशता है। जैसे सीलमणि अंत में क्रुद्ध होकर बोली, जो कुछ हो करो, मुझे क्या करना है, जैसा सूखा सावन वैसा भरा भादव। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को जासूसी, अय्यारी, तिलस्मी और मनोरंजन के माहौल से बाहर निकाला। और आप देखेंगे अभी जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि जैसा सूखा सावन वैसा भरा भादव, ये इस तरह की मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करके किस तरह से वे अपने संवाद को सरल, रोचक और पात्रानुकूल बनाते हैं, प्रसंगानुकूल बनाते हैं, अर्थ गंभीरता प्रदान करते हैं, ये इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। और प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यासों को अपने पहले की जो शैलियाँ थी, जासूसी, अय्यारी, तिलस्मी, मनोरंजन के माहौल से बाहर निकाला। उन्होंने उपन्यास को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। उपन्यास की परिभाषा देते हुए प्रेमचंद ने लिखा, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। इसके लिए वे वस्तु और शैली में अद्भुत समन्वय स्थापित करते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि गांव, किसान संस्कृति के मूल प्रतीक हैं। प्रेमचंद गांव जहान के लेखक हैं। वे अपने लेखन द्वारा गांव के यथार्थ और स्वप्न, संघर्ष और द्वंद्व, दुख सुख, हार जीत, मान अपमान आदि के सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत करते हैं। प्रेमचंद के गांव जिरह करते हैं, संवाद करते हैं, घटनाओं, दृश्यों को थोपते नहीं हैं, बल्कि घटनाओं और दृश्यों के बीच जो जीवन है
उसकी सजीवता, उसकी गतिशीलता, उसकी संघर्षशीलता, उसकी जीवटता से परिचित कराते हैं। वे गांव की यात्रा कराने वाले या गांव का दृश्य दिखाकर मनोरंजन करने वाले लेखक नहीं थे। वे यथार्थ की जमीन में खड़े होकर भविष्य की संभावनाएं तलाशने वाले लेखक थे। इसलिए वे गांव के मुहावरे में गांव की अस्मिता की खोज करते हैं। इस उपन्यास में अंततः जीत गांव की होती है, क्योंकि प्रेमचंद गांव की सूक्ष्म से सूक्ष्म सच्चाई को कथा के फ्रेम में ढालने वाली भाषा, शैली और संवाद के पारखी लेखक थे। धन्यवाद। नमस्कार।